रिमांड क्या होता है, इसके मुतालिक आवाम के अंदर जो गलत फहमी है कि जनाब पुलिस वाले ले जाएंगे पकड़ कर मारना शुरू कर देंगे, तो ये एक गलत तस्वुर है। और दूसरी बात ये कि ये जो लोग एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये लाजमी तौर पर पूछा जाता है, इंटरव्यू के अंदर इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, केस लॉज के हवाले से भी आती हैं बातें, वो पॉइंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी जो है मैं एक जजमेंट के साथ इसके ऊपर बात करूँगा। तो अभी जो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो जो गलत तस्वुर हैं, अब ये हाई कोर्ट ने एक हालिया जजमेंट दी है जिसके अंदर 18 असूल इसके वाजे किए हैं। यानी 18 वो बातें हैं, जब भी कोई रिमांड के ऊपर केस आएगा या मुलज़िम रिमांड के लिए अदालत के अंदर पेश किया जाएगा तो अदालतें कौन से काम करेंगी, वो 18 काम जो उन अदालतों के लिखे गए हैं वो इस जजमेंट के अंदर बताए गए हैं। तो वो मैं आपको बता दूं कि ये चूँकि इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, हमेशा ही एग्ज़ाम के अंदर जो लेटेस्ट अथॉरिटी आती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो ये अक्सर उन इस हवाले से सवाल आ जाता होता है। इसलिए आप प्लीज़ इस जजमेंट को ज़रूर ये रीड करें, या अगर नहीं कर सकते तो बातें यही हैं जो मैंने आपको इस जजमेंट के अंदर बता दी हैं। यही हैं वो क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं, यही वो सवाल हैं जो आपने लिखने होते हैं अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए भी। तो अब दूसरी बात ये कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वकला, उनके लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो यही परेशान होते हैं बाज़ औक़ात के जनाब हमें रिमांड जो है वो मिल गया है या रिमांड दिया नहीं गया। तो वो क्या मेयार होते हैं जिनके ऊपर बेसिकली अदालतें वो इन्हीं 18 असूलों पर अमल दरामद करते हुए ही रिमांड देने का और रिमांड ना देने का फ़ैसला करती हैं। तो रिमांड के लिए वाले से जो बुनियादी सेक्शन है वो तो आप सबको ही पता होंगे, एक जो है 167 सीआरपीसी और दूसरा 344 सीआरपीसी है। तो फिज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड ये दो बेसिक रिमांड की इकसाम होती हैं। तो अब बेसिकली रिमांड इन दोनों का ही ये इस जजमेंट के अंदर डिस्कस किया गया है। ये मैं जजमेंट भी आपको लिखवा दूंगा। तो अब ये जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ उसको पॉइंट टू पॉइंट। तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो जब भी होती है आपको देखते हैं तो उसको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। यही आपका जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम होता है। तो ये मेरी सारी एफ़र्ट जो आप में होती है इसका बेसिकली मुझे आपकी तरफ से एक यूँ समझ लें कि अप्रिसिएशन है। तो लाइक करें, इसको कमेंट करें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या आप कोई अच्छा पॉइंट होता है डिस्कस करना चाहते हैं, लॉ कोई केस लॉ डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं अक्सर ही वहाँ पर जो है रिप्लाई देता हूँ, तकरीबन सभी को देता हूँ मैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो, ये सबसे पहला असूल है। ये याद रखें कि जो ही मुलज़िम को अरेस्ट किया गया और उसके बाद अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी जो है वो नहीं हो पाई उससे तफ्तीश मुकम्मल, तो तब ही रिमांड की जो है वो सवाल पैदा होता है। उससे पहले रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब अगर ये नहीं मुकम्मल होते तो अब उसमें पहली चीज़ क्या है? पहला पॉइंट अदालत ने ये लिखा कि पहले 15 दिन जो होते हैं ये जुडिशल कस्टडी है, ये इसमें पुलिस को जो है वो नहीं दी जा सकती। अगर पुलिस को देना ही है मुलज़म को, अक्सर चूँकि ये मेयार मुकर्रर है कि जी 15 दिन के लिए ही रिमांड दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। तो लेकिन इस 15 दिन के अंदर होता क्या है कि जब भी कोई बंदा गिरफ़्तार होकर आता है तो जनाब वहाँ पर आईओ आते हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आ जाती हैं कि जनाब इसका जो है अभी इससे तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। तो हमें वो इस्तदा एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख के लाते हैं और उसके ऊपर आके अदालत के सामने देते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं वो देखते हैं उसको और उसके बाद केस फाइल जो होती हैं उनको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि आया इस बंदे का रिमांड देना भी है या नहीं देना। तो अगर तो पुलिस को रिमांड दिया जाएगा तो वो फ़िज़िकल रिमांड होता है। अगर अदालत नहीं देती तो फिर उसको वैसे ही हवालात के अंदर अगर भेजती है तो इसको कहते हैं जुडिशल रिमांड। तो ये एक फ़िज़िकल और जुडिशल के हवाले से एक मेन डिफरेंस है। तो अब पहला पॉइंट वही बात कि ये उन्होंने वाजे कर दिया कि पहले 15 दिन ये बेसिकली जुडिशल कस्टडी ही है, तो ये पुलिस को नहीं दी जा सकती। पुलिस को अगर इस दौरान तहवील में देना ही है, यानी कि किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार है और पुलिस कहती है कि नहीं हमें ही अभी दे के रखें, तो वो पुलिस अगर अपनी तहवील में लेती है तो उसके लिए पहला असूल है कि स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनल ग्राउंड्स, स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनल ग्राउंड्स, मैं ये फिर कह रहा हूँ कि जो लोग भी वकला रिकमांड कंटेस्ट करने के लिए पेश होते हैं अदालत के अंदर, तो वो इन दो चीज़ों पर इंतहा का फोकस रखें कि जनाब कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ कोई बहुत मज़बूत वजूहात हों या कोई बहुत बड़े कोई
एक्सेप्शन पर मबनी, यानी कि जो ऐसे हों कि आम हालात वहाँ पर नज़र ही ना आते हों कि बड़े ख़ास हालात हैं जी जिसके तहत रिमांड दिया जाएगा। तो सबसे पहली रीज़न यही होती है, यही चीज़ है जो जज पहले देखेगा कि क्या वाकई रीज़न है, क्या वाकई इतने एक्सेप्शनल ग्राउंड अवेलेबल हैं। अगर वो होंगे तो वो पुलिस को कस्टडी देगा, अदरवाइज़ पुलिस को फ़िज़िकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड जिसे कहते हैं, वो नहीं दिया जाता, और वो भी मुख्तसर तरीन वक्त के लिए होगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अदालत ने ये लिखा कि मजिस्ट्रेट रिमांड की मंजूरी अगर करता है तो वो इस पर इसकी रीज़न लिखेगा। ये नहीं खाली ये नहीं कि आईओ ने आकर कह दिया और उन्होंने कहा जी ठीक है जी ग्राउंड तो हैं और सब कुछ है तो ओके जी आपको रिमांड दिया, नहीं, बल्कि जज ऑर्डर लिखेगा तो ऑर्डर के अंदर बताएगा कि ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये ज़रूरी है कि इस बंदे का रिमांड जो है फ़िज़िकली इसको पुलिस के पास भेजा जाए। ठीक है जी। तो यानी आम तौर पर यही होता है कि कोई बहुत अहम शहादत होती है जिसकी ज़रूरत होती है तो अदालत ये समझती है कि ये वाकई शहादत अभी इसकी नहीं हो पाई, यानी फ़र्ज़ करें किसी ने वेपन बरामद करवाना हुआ है, वेपन अभी नहीं बरामद हुआ किसी वजह से और वो मकूल रीज़न नज़र आई, तो उन्होंने कहा ठीक है जिससे अभी चूँकि बरामदगी पूरी होनी है तो वो पुलिस को दे देते हैं कि जाएँ जी पुलिस इसको लेके जाए, ये निशानदेही करेगा मुलज़म और मुलज़म वहाँ से अपना बरामद करवाएगा। तो ये एक जो है वो आम तौर पर, बहुत ही बल्कि आम तौर पर यही एक रीज़न ली जाती है। तो बताने का मकसद यही है कि जब भी मजिस्ट्रेट लिखेगा तो वो साथ रिमांड में वही वजूहात ज़रूर तहरीर करेगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक टेक्निकलिटी थोड़ी बता दूँ कि अगर मजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर के अंदर ये नहीं लिखी वजूहात तो आप इसको चैलेंज करें, आप पर जाके सुपीरियर कोर्ट में, और उसका वो ऑर्डर जो है उसको रिकॉल इसको जो है रिकॉल नहीं सॉरी बल्कि कैंसिल करवा देंगे आप। तो इसको चैलेंज करें, इसको अच्छे वकला ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आप जज से पहली बात तो यह कि कोर्ट से इस्तदा करें, अगर कोर्ट नहीं मानती और जजमेंट ऑर्डर वैसे का वैसे रहने देती है तो उसको चैलेंज करें और उसको फ़ारग करवा दें। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जनाब 167 CRPC के तहत क्या है कि जनाब जो भी मजिस्ट्रेट रिमांड करेगा तो उस ऑर्डर की नकल वो सेशन जज को भी भेजेगा। तो सेशन जज जो उसके मुतलका जो उनका सुपरवाइज जज होता है वो उसको भी उसकी एक नकल भेजेगा। अब चौथा पॉइंट वहाँ पे अदालत ने ये लिखा कि अगर 15 दिन ख़त्म हो गए हैं तो मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस से क्या करेगा कि मुकम्मल या नामुकम्मल चालान तलब करेगा। ठीक है जी, अगर यानी कि ये जो रिमांड का टाइम गुजर जाता है तो रिमांड का अब जिस दिन 15 दिन ख़त्म हो गए हैं तो अब जज क्या कहेगा कि जनाब पुलिस को अब आप चालान लेकर आएँ इसका। तो अब वो फिर क्या होगा कि मुलज़म को मज़ीद तहवील में वहाँ पे नहीं रखा जाएगा और यहाँ पर बल्कि मुलज़म की ज़मानत ले ली जाएगी और उसको ज़मानत लेके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें उसको ज़रूरी नहीं कि वो ज़ामन ले या ना ले, यानी कि ये बेल है विद और विदाउट श्योरिटी, तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो बगैर श्योरिटी के भी आपकी ज़मानत यहाँ पर ले सकती है मुलज़म की। तो यानी कि अगर रिमांड का वक्त ख़त्म हो गया तो रिमांड के जिस दिन 15 दिन ख़त्म हुए और अदालत जो है उसका चालान तलब करेगी और साथ ही मुलज़म को बेल उसकी ले लेगी, रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद पाँचवा पॉइंट ये था कि जब 15 दिन अब ख़त्म हो गया, आगे 16वां दिन आ गया, 17, अब क्या होगा कि मज़ीद रिमांड पुलिस की दरख्वास्त पर नहीं दिया जाएगा। यानी कि फ़र्ज़ करें 15 दिन गुजर गए, 16वें दिन पुलिस आके दरख्वास्त दे देती है जी कि इसका रिमांड दिया जाए। अब अदालत ये काम उसका रिमांड नहीं दे सकती, बल्कि उसकी पुलिस की दरख्वास्त को वो एडजर्नमेंट तस्वर किया जाएगा। ठीक है, अब ये पुलिस की इस्तदा एडजर्नमेंट्स मानी जाएगी। उसके बाद छठा पॉइंट अदालत ने ये लिखा कि जो ही 15 दिन गुजर जाएंगे प्रोसिक्यूशन और पुलिस की गिरफ्तारी के लिए अगर दरख्वास्त देती है दोबारा, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें 15 दिन बाद प्रोसिक्यूशन ही आकर दरख्वास्त दे देती है तो वो भी एडजर्नमेंट ही समझी जाएगी, वो समझी जाएगी 344 CRPC के तहत। उसके बाद सातवां पॉइंट जो है वो ये दिया गया कि रिमांड देने से पहले अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा। मैजिस्ट्रेट जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि पुलिस ने वाकई ही जो सफिशिएंट एविडेंस है, यानी इतनी एविडेंस, इतनी शहादत इकट्ठी कर ली है, इतने शवाहद जमा कर लिए हैं कि जिससे
ये जो है वो कोई शुबा ना हो कि मुलज़िम ने जिससे बल्कि ये शुबा होता हो कि जी मुलज़िम ने जुर्म किया है, और मज़ीद एविडेंस जो है रिमांड के बाद हासिल की जाएगी। तो यानी कि अगर मुलज़िम मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाए और अदालत ये समझे कि अब भी जो है इसने सफिशेंट एविडेंस इकट्ठी कर ली है और कोई मज़ीद जो है इसको ज़रूरत है या नहीं है, तो फिर वो आगे डिसाइड करेगी कि इसको देना है या नहीं देना। असल में बेसिकली यही वो पॉइंट है जिस पर जो है रिमांड का फ़ैसला होना होता है। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि पुलिस फ़ाइल आती है, पुलिस फ़ाइल जो है वो उसने पढ़नी होती है मजिस्ट्रेट ने, और पढ़ने के बाद ही वो फ़ैसला लेता है कि आया क्या इसमें कोई भी जो है वो शवाहिद पहले आ गए हैं। अगर वो समझता है कि जी अभी ठीक है, मतलब जज के जहन में आती है बात कि 4 शहादतों की बड़ी ज़रूरत है, 3 वो समय तक इकट्ठी हो गई और एक समय तक नहीं, एक की अभी ज़रूरत है, तो फिर तो वो हो सकता है कि उसका फ़िज़िकल रिमांड दे। लेकिन अगर वो समझे कि 3 सफिशेंट है और मज़ीद किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको फिर हरगिज़ पुलिस के लिए रिमांड जारी नहीं करेगा, बल्कि वो सीधा उसको जुडिशल कर देगा। तो ये है वो असल में डिटर्मिनिंग पॉइंट। उसके बाद 8वां इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जनाब मुलज़म को अदालत में पेश किया नहीं गया और उसका रिमांड ले लिया, तो ऐसा रिमांड जो है वो मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। अगर इस तरह की कार्रवाई होती तो आप फ़ौरन इसको चैलेंज करें, क्योंकि इस तरह के केसेस एक हालिया तौर पर देखने में भी आए हैं कि जनाब मजिस्ट्रेट के सामने वो पुलिस लाती नहीं है, जी आ रहा है, जी आ रहा है, मुलज़म पेश हो रहा है, लेकिन वो अभी पुलिस लेके आ रही है, पुलिस अभी नहीं पहुंची, तो वो ऐसे ही कहते रहते हैं। तो पता चलता है एकदम से जनाब के पुलिस वाले आए थे और उन्होंने रिमांड पेश आगे जो है वो ले लिया। तो ये एक अदालत के अंदर बड़ा होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लोग फौजदारी की प्रैक्टिस करते हैं वो इस हवाले से ज़रूर देखें कि जो ही उनको पता चले कि मुलज़म नहीं पेश किएगा तो फ़ौरन उसको चैलेंज करें, क्योंकि वो इस जगह पर मैजिस्ट्रेट रिमांड नहीं देगा बल्कि केस को मुलतवी करेगा। तो आपने जब भी चैलेंज करना, और ये लिखनी है बात इस जजमेंट की रोशनी में कि जनाब यहाँ पर रिमांड नहीं दिया जा सकता था बल्कि केस को मुलतवी करना चाहिए था, तो ये जो है वो उसका ऑर्डर जो है कैंसिल करवाएं। उसके बाद 9वां पॉइंट अदालत ने ये लिखा कि क्या मजिस्ट्रेट अपनी रहायशगाह पर रिमांड लेगा। तो उस अदालत ने कहा कि इस तरह के काम यानी कि रिमांड लेना या मुलतवी करवाना, इस चीज़ को मजिस्ट्रेट अपनी रहायशगाह पर अवॉइड करेगा। यानी कि कोई ये नहीं कह सकता जी पुलिस वाले के जी हमने जज की रहायशगाह पर चले गए थे, टाइम गुजर गया था तो हमने वहाँ से जाकर रिमांड ले लिया, तो ऐसा रिमांड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि जनाब मुलज़िम को एतराज़ का मौका देगा, क्योंकि देखें रिमांड जो होता है हमेशा ही मुलज़िम की मौजूदगी में दिया जाएगा, तभी इसको वैलिड समझा जाएगा। और उस वक्त मुलज़िम को ज़रूरी होता है कि वो वहाँ पर अपने ऊपर जो एलिगेशन होते हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करे, एतराज़ करे कि जनाब मुझे मेरा रिमांड नहीं बनता, मुझे ना रिमांड दिलवाया जाए, ये मुझे या मेरा रिमांड जो है वो गलत दिया जा रहा है। तो अगर तो मजिस्ट्रेट ये समझता है कि उसका जो है एतराज़ जो है रिकॉर्ड करेगा, उसका जो एतराज़ है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ये मैं आपको ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखें जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपने मुलज़म ने यानी कि खामोशी वहाँ पर इख्तियार किए रखी और बाद में कोई कहानी पेश करके ज़मानत हासिल करने की कोशिश करेंगे तो फ़ौरन जज देखेगा कि क्या इसने जो है रिमांड के वक्त कोई ऐसी बात की थी या नहीं की थी। अगर रिमांड के वक्त मुलज़म ने कोई बात नहीं की थी अपने दफ़ा के अंदर, या उसने किसी भी प्रोसिक्यूशन के एलिगेशन को रद्द नहीं किया था, तो अदालत बाद में यही समझेगी कि अब इसको कहानी समझा के लाया गया है ताकि ये इसके ऊपर से केस ख़त्म करवाया जाए, तो वो हरगिज़ केस ख़त्म नहीं होगा। तो ये मुलज़म की लिहाजा मौजूद हो और उसको वहाँ पर एतराज़ करना चाहिए, ये उसके फेवर में जाती है बात। तो अच्छे वकील जो होते हैं तकरीबन केस को शुरू से ही अच्छा लेके चलते हैं, तो आपने लाजमी इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना। तो दूसरी बात ये कि अब अगर वो जो एतराज़ होगा वो अदालत चूँकि देखें ना मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगा और उसको फिर अगर रिजेक्ट करता है उसके एतराज़ को तो उसकी भी वजूहात तहरीर करेगा कि भाई मैंने क्यों नहीं मुलज़म की बात मानी या मुलज़म की बात में मुझे क्या कजी या कमी नज़र आई है। उसके बाद मुलज़िम को जब एतराज़ दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है 10वां पॉइंट था आपके साथ जो डिस्कस किया। फिर 11वां पॉइंट यही था कि मुलज़िम को एतराज़ दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट मुलज़िम को मौका देगा कि वो मुलतवी करे या रिमांड देने पर एतराज़ करे।
यानी कि यही वो 11वां पॉइंट फिर यानी कि बेसिकली पहले आना चाहिए था कि मजिस्ट्रेट मुलज़म को उसी वक्त मौका भी देता है कि भाई आप क्या चाहते हैं कि केस मुलतवी किया जाए या रिमांड देने पर आपको कोई एतराज़ है, तो वो फिर आगे आपने बताना होता है मुलज़म ने। उसके बाद चीज़ वही 12वां पॉइंट कि पुलिस रिमांड जो होती है मजिस्ट्रेट ने जब देना होता है, तो रिमांड का सवाल तय करने से पहले मजिस्ट्रेट पुलिस फाइल्स को देखेगा। तो फाइल्स मैंने अभी जैसे कि पहले बताया था कि कोई भी मुलज़म पेश होता है तो जो फाइल्स यानी पुलिस फाइल से मुराद वही होता है जो प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन की होती है या अपनी लाइन जो एक तय की होती है उसको वो देखता है। वो सारे फाइलें जो होती हैं उनके ख़िलाफ़ एविडेंस जो इकट्ठी की होती है जब तक के लिए एफआईआर होती है, तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पुलिस फाइल उस वक्त कहते हैं। और वो फाइल जो होती है मजिस्ट्रेट ने खुद देखनी होती है, 161 के बयानात वगैरह हो सकते हैं, तो वो देखने के बाद ही वो तय करेगा कि आया इसका रिमांड बनता है या नहीं बनता। तो उसके अलावा 13वां पॉइंट ये बताया गया कि अगर पिछले रिमांड के दौरान तहकीकात नहीं हुई तो मजिस्ट्रेट मज़ीद रिमांड नहीं देगा और जो है बल्कि केस जो है वो मुलतवी कर सकता है। तो अब ये क्या बात है कि जनाब देखें, अगर पिछले रिमांड के दौरान तहकीकात नहीं, देखें एक बार ऐसा होता है कि जी रिमांड दे देती है, पहले दिन जाते हैं आप अदालत, वो मजिस्ट्रेट फ़ाइल पुलिस फ़ाइल देखने के बाद समझता है कि नहीं एक और भी अभी इसकी ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं कि पॉसिबल यूँ कि 2 दिन का फ़र्ज़ करें वो रिमांड देता है, तो वो 2 दिन के बाद अब आ जाता है मैं जी आईओ फिर के जनाब नहीं अभी मेरा काम तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई तो इसका मुझे मज़ीद रिमांड दे। तो वो ये अदालत देखेगी कि भाई आपने पहले जो 2 दिन दिए इस 2 दिन में आपने क्या प्रोग्रेस की। अगर इन 2 दिनों में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई शवाहद नहीं मिले, कोई तहकीकात नहीं हुई, तो उसको अदालत मज़ीद रिमांड देगी नहीं। लेकिन अगर आईओ ने इस दौरान कोई इम्प्रूवमेंट कर ली है, अगर उसने कोई चीज़ें ला के दे दी हैं, तो फिर अदालत समझेगी कि ठीक है इससे कुछ और भी बरामद होना चाहिए, तो तब ही उसका रिमांड आगे दिया जाएगा, नहीं तो फिर इनकार कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो रिमांड कॉन्टेस्ट करते हैं उनको पता होना चाहिए कि देखें जी जब पहले रिमांड में कुछ रिकवरी नहीं हुई तो अब क्या होनी है, तो अब इसको रिमांड ना दिया जाए, तो वहीं पर रिमांड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 14वां पॉइंट ये बताया गया कि अगर एक मुलज़म गिरफ़्तार होता है जी, मतलब वक़ूआ हुआ आज और मुलज़म गिरफ़्तार होता है 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद जो गिरफ़्तारी होती है उस पर रिमांड नहीं दिया जाता। ये भी एक रूल है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या कुछ महीने बाद जब अगर बात चूँकि डिले होती है तो होता है कि इस दौरान तो इतने वो गवाहान भी शायद ना हों, चीज़ें अपनी जगह से रिप्लेस कर दी गई होंगी, तो इसलिए 2 महीने बाद अगर कोई गिरफ़्तारी करके लेके आएंगे तो उसका गिरफ़्तार मुलज़म का रिमांड वाला सीन ही नहीं आता। उसके बाद 15वां पॉइंट ये आता है कि अगर चालान मुकम्मल ना जमा हो तो मजिस्ट्रेट फ़ौरी तौर पर ट्रायल शुरू करेगा और मुकम्मल चालान पर और उसी नामुकम्मल चालान पर लिस्ट गवाहान से गवाहान की गवाही जो है वो ले लेगा। यानी कि मजिस्ट्रेट के पास अदालत के पास ये इख्तियार होगा कि अगर नामुकम्मल चालान आता है तो फिर उसी पर ट्रायल शुरू कर दे और उसके अंदर जितने भी गवाहान होंगे उनसे ही आगे शहादत तलब कर ले। यानी कि एंटरम चालान या जिसे आप कहते हैं अबूरी चालान आ गया तो नामुकम्मल चालान है, तो ये जी उसी चालान पर भी ट्रायल शुरू हो सकता है। उसके बाद 16वां पॉइंट ये है कि अगर 2 माह तक चालान जमा नहीं होता तो फिर मैजिस्ट्रेट सेशन जज जो होगा अपने ज़िले का और उसके अलावा एसपी को नोटिस करके बताएगा कि जनाब ये पुलिस का नुक्स है। यानी कि अगर देखें ना चालान नहीं जमा होते जैसे कि ये नहीं आते, तो उसी वक्त मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि वो मजिस्ट्रेट इसको क्या करेगा, इस पुलिस की नालायकी को या नाकामी को, या उस वक्त वो अगर नहीं कंप्लायंस कर सके 2 महीने तक वो चालान ही नहीं जमा करवा सके, तो फ़ौरन अपने सेशन जज को भी बताएगा और साथ ही उनके मुतलका पुलिस अफसर को भी बताएगा, एसपी को, कि जनाब आपकी पुलिस ने ये सब ऑफिशियल जो आपके जूनियर हैं उन्होंने काम नहीं किया, चालान नहीं जमा कराया। 17वां पॉइंट ये बताया गया कि मजिस्ट्रेट जो होगा वो मैकेनिकली रिमांड नहीं देगा। यानी कि ये नहीं होगा कि पुलिस आई है, प्रोसिक्यूशन आई है, उन्होंने कहा जी ये कि मदई ने कहना शुरू कर दिया जी इसको रिमांड दे दें, बड़ा ज़रूरी है, इससे ये है वो, यानी कि कहानियों पर रिमांड नहीं देगा और ना ही मैकेनिकली, यानी कि इधर एप्लीकेशन आई और उधर दे दी। देखें ये चीज़ मैं आपको एक और बहुत बड़ा पॉइंट बता दूं कि कोई भी काम अदालतों के अंदर डाक खाने के तौर पे नहीं होता कि जी मैंने एप्लीकेशन दी और उधर से आगे मुझे रिज़ल्ट आ जाएगा।
ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये सिर्फ बल्कि जब भी कोई ऐसा मामला पेश आता है तो अदालत को हमेशा ही जुडिशल माइंड अप्लाई करना पड़ता है। जहाँ पर जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं करता, मैं एक आपको बहुत बड़ी बात बता दूं कि मैजिस्ट्रेट ने अगर कोई भी ऑर्डर मैकेनिकली पास किया और जुडिशल माइंड उस पर नहीं अप्लाई किया तो वो उसका ऑर्डर जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर बन जाएगा। ये भी आपको मैं बता दूं, वो ऑर्डर जुडिशल ऑर्डर नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपने इसको, एक बहुत बड़ा मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, इसी को आपने चैलेंज भी आगे करना तो ये 561 में अब चैलेंज हो जाएगा। तो अपने इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंस देनी और गौर से समझना इस चीज़ को। उसके बाद 18वां पॉइंट है कि जनाब मैजिस्ट्रेट हमेशा रिमांड या मुलतवी करने की वजूहात तहरीर करेगा कि जितनी बार भी वो रिमांड देता है या जितनी बार भी एडजर्नमेंट देता है उसको हर बार जो है उसकी रीज़न अपने ऑर्डर के अंदर अलग अलग बयान करनी होगी। तो ये थी ये सारी जो इस जजमेंट के अंदर, जजमेंट में भी अब हाँ मेरी जजमेंट मैंने आपको कहा था मैं ज़रूर बताऊंगा, तो ये नोट कर लें। 2021 PCR LJ 293 यानी 2021 PCR LJ 293, ये मुल्तान बेंच का फ़ैसला था, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का। तो इसी के अंदर ये बेसिकली रिमांड के वाज़े किए गए असूल, इन्हीं असूलों के मुताबिक अब भी कोर्टें जो हैं वो फ़ैसला करती हैं। तो आपके सामने ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जो रिमांड के हवाले से। रिमांड के हवाले से आगे नई वीडियो आएंगी जिसके अंदर मैं मज़ीद जो है जजमेंट के साथ आपको मज़ीद डिटेल के साथ वीडियोस शेयर किया करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।